Hello everyone, welcome to Bodhi Oracle Institute of Learning. This is the first lecture of History PYQ series. तो बेसिकली हम यहाँ पर एक हिस्ट्री की PYQ सीरीज करने वाले हैं विच विल इंक्लूड क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशंस ऑफ सिविल सर्विसेज, CDS CAPF एंड स्टेट PCS. इसकी जो टाइमलाइन रहने वाली है 2015 ऑनवर्ड्स रहने वाली है. ठीक है, जनरली जो आइडिया होता है लास्ट 10 ईयर के PYQs करने का, तो वही हम चीज़ टारगेट कर रहे हैं सीरीज़ के थ्रू. ओके, इसके अलावा मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को. तो बेसिकली मैं एक क्वेश्चन को रीड करूँगा, देर आफ्टर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन मैं एक पॉज लूंगा और मीनवाइल आपको उस क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करना है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वाज ओरिजिनली अ बरियल माउंड. नेक्स्ट स्टेटमेंट है केव्स एट अलोरा हैव पेंटिंग्स एज वेल एज स्कल्पचर्स. तो आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, तो इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं. तो बेसिकली जो स्तूपा या आई वुड से बरियल साइट जो है, तो ये स्टेटमेंट हिसाब से करेक्ट हो जाती है क्योंकि यस, स्तूपा इज एसेंशियली ग्रेवयार्ड. ओके, तो यहाँ पर जो रिमेन्स होते हैं बुद्धा के या जो भी हाई ऑर्डर प्रीस्ट होते हैं जिनको बोधिसत्वा भी बोलते हैं बुद्धिज्म में, है ना, तो बोधिसत्वास के रिमेन्स को रखा जाता है और उनको वर्शिप किया जाता है, रेलिक्स को. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म में 3 टाइप की आपको पिलग्रिमेज साइट देखने को मिलती है. वन इज स्तूपा ऑफ कोर्स, दैट इज दी shrine, yes, and another one is vihara और monastery, है ना. एंड जो इसमें तीसरा टाइप का देखने को मिलता है आपको आर्किटेक्चर, वो है चैत्यास. तो चैत्यास तो बेसिकली जो आपकी आउट से की प्रेयर हॉल्स होती हैं रॉक कट, उनको बोलते हैं चैत्यास. ओके, और विहाराज मोनेस्ट्री जो रेजिडेंस का प्लेस होता है मॉन्क्स का, उसको विहार बोलते हैं. तो ये 3 टाइप की आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलती है बुद्धिज्म में. इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्तूपा का कॉन्सेप्ट है ना, लाइक एक श्राइन बनाने का, है ना, जो जो भी पायस बीइंग, सेक्रेड बीइंग्स हैं उनके, तो ये बुद्धिज्म में अनोखा नहीं है. दिस इज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म, रादर ये हिंदुइज्म और जैनिज्म में भी आपको देखने को मिलता है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में कहता है कि द केव्स एट अलोरा हैव पेंटिंग्स एज वेल एज स्कल्पचर्स. तो अजंता एलोरा ग्रुप ऑफ केव्स जो कि महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट के अंदर है, बेसिकली एलोरा ग्रुप्स की अगर हम बात कर लें गिवन दी कंटेक्स्ट, तो एलोरा में ऑब्वियसली पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स दोनों हैं. पेंटिंग्स की तो न्यूमरस एग्जांपल्स दिए ही जा सकते हैं. इसके अलावा अगर स्कल्पचर्स का जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो कैलाशनाथ टेम्पल, जो 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा रूलर आई गेस कृष्णवन, है ना, राष्ट्रकूटा रूलर जो थे कृष्णवन, उनके द्वारा बनाया गया था, तो वो हो जाएगा. इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अजंता एलोरा जो है ना, वो यूनेस्को साइट्स हैं और ये 1983 में लिस्ट कर दिए गए थे. बेसिकली आइडिया क्या है इतने फैक्ट्स जानने का, कि क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से हैं, तो किसी भी ईयर आपको जो है ना इससे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो अभी तक नहीं पूछे गए वो पूछे जा सकते हैं. तो इसलिए मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ. इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, एलोरा केव्स के अंदर आपको 3 टाइप की थीम्स मिलती है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो. हिंदू यानी ब्राह्मणिकल केव्स. ओके, अनदर वन इज जैन, रिलीजन से रिलेटेड थीम्स है जिन केव्स के अंदर, एंड थर्ड वन इज बुद्धिस्ट. ओके, तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो बेसिकली मोटा मोटा 17 केव्स जो है वो हिंदुइज्म से बिलोंग करती हैं, 5 केव्स जो है ना आपकी वो जैनिज्म से बिलोंग करती हैं, और अराउंड 12 केव्स जो है वो बुद्धिज्म से बिलोंग करती हैं. ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे. इसके अलावा एक और चीज़, जो अजंता केव्स है ना आपकी, उसके अंदर केवल और केवल बुद्धिज्म से रिलेटेड थीम्स हैं और किसी भी रिलीजन की बात अजंता केव्स में देखने को नहीं मिलती है. ठीक है, और यहाँ पर भी जो जातका टेल्स हैं जिसमें बुद्धा के ओरिजिन की स्टोरी, उनके बर्थ साइकिल की स्टोरी और कितने बुद्धा होंगे, है ना, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है. ठीक है, तो ये रही बात पहले क्वेश्चन को लेकर. अब हम लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, डायनेस्टी एंड फेमस रूलर्स. तो आपको रीड करना है और बताना है कि कौन सा रूलर जो है वो करेक्टली मैच्ड है उसकी डायनेस्टी के साथ. ठीक है, ओके, तो हम इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें डायनेस्टी वाइज, तो गुप्ता रूलर्स की अगर बात करें तो श्रीगुप्त ने स्टार्ट किया था, उसके बाद चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्ता, द्वितीय, इस टाइप से इनकी क्रोनोलॉजी चलती है. इसमें एक जो कुमार गुप्ता करके रूलर थे, है ना, क्योंकि हमने बुद्धिज्म ऊपर डिस्कस किया, तो कुमार गुप्ता जो रूलर थे यहाँ पर, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड. अगर हम वासुदेव की बात करें तो वासुदेव जो थे वो कांवा डायनेस्टी से थे. कांवा डायनेस्टी वो है जिन्होंने मौर्यास को ओवरथ्रो किया था. ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें मौर्यास, तो मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य या फिर उनका एक और नाम है
आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ फिलहाल। तो नंदास को ओवरथ्रो करके जो है स्टैब्लिश की थी डायनेस्टी। इसमें अगर बुद्धिज्म से एसोसिएटेड रूलर की बात करें तो अशोका द ग्रेट है ना, सांची के स्तूप एक लिविंग एग्जाम्पल है उनकी टाइम के आर्किटेक्चर का। इसके अलावा बहुत सारे शिलालेख या फिर रॉक इंस्क्रिप्शंस के लिए फेमस हैं वो। और खरावेला की अगर हम बात करें तो खरावेला का मेंशन एक ही बार हिस्ट्री में हमें मिलता है, दैट इज इन दी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है। खरावेला जो कलिंगा के रूलर थे माइंड यू, तो उनके बारे में हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हरियंक डायनेस्टी की बात करें तो हरियंक डायनेस्टी या फिर हिंदी जो रीडर्स हैं उन्हें पितृहंता वंश भी कहते हैं। रीजन बीइंग वही कि जो भी सक्सेसर्स थे पॉसिबल, उन्होंने अपने फादर्स को डेथ थ्रोन किया है ना। तो इसमें भी अगर हम बात करें रूलर्स लाइक बिम्बिसार जो कि फाउंडर था, इसके अलावा इसका जो बेटा था अजातशत्रु, ये दोनों ही कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के, है ना। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं महापद्मानंद। तो महापद्मानंद नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे, है ना। ये और इन्हीं उनसे कि इनका जो सन था या इनके जो सक्सेसर थे धनानंद, ओके, तो उनके टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। बट अलेक्जेंडर की आर्मी ने, ऐसा बोलते हैं एक लेजेंड के हिसाब से, कि जो आर्मी थी अलेक्जेंडर की उसने झेलम गंगा रिवर को क्रॉस करने से मना कर दिया था ड्यू टू द माइट ऑफ धनानंदा, क्योंकि इनके पास कैवलरी एलिफेंट एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, क्योंकि गंगा जो बेल्ट थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी। ओके, अब हम अपने राइट आंसर की तरफ चले जाएंगे। जैसे ऑफकोर्स सतवाहना रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, और ये मेंशन भी इनकी जो आउट से की जो विक्ट्रीज हैं, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, वो नासिक इंस्क्रिप्शन के अंदर हमको देखने को मिल जाती हैं, जो गौतमी बालाश्री है ना, उन्होंने लिखा था इसके बारे में, इस इंस्क्रिप्शन को, ठीक है। सतवाहना रूलर की अगर बात करें हम तो इनकी पेट्रोनेज में एक तो सबसे पहले इन्होंने लेड कॉइन्स इशू किए थे बहुत लार्ज नंबर्स में, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे एसोसिएटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सतवाहना रूलर थे, दे वर द फर्स्ट रूल लाइक फर्स्ट डायनेस्टी टू, इन्होंने लैंड ग्रांट्स जो है ना वो स्टार्ट किए थे। इससे पहले लैंड ग्रांट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। ये ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिया करते थे, ठीक है। बुद्धिज्म को भी पेट्रोनेज दी थी इन्होंने, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि जैन फिलोसफी रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे। तो बेसिकली यस, अगर हम बात करें जैन स्कूल ऑफ थॉट की, तो उनका ऐसा मानना है कि जो भी चीज़ें हैं ना उन सभी का एक नेचुरल ऑर्डर है, ठीक है। और उसी से जो यूनिवर्स है वो एक कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर से कंडक्ट होता है, कंडक्ट करता है खुद को, रादर देन कि कोई क्रिएटर हो जो इस ऑर्डर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेटिंग चीज़ों की बात करता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि जैन फिलोसफी रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो यस ऑफकोर्स, अगर हम बात करें 6th सेंचुरी बीसी में जो अवेकनिंग हुई है, जहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स आए हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे डॉगमास और आउट से की बैकवर्डनेस थी, जहाँ पर जो ब्राह्मण सोसाइटी थी उन्होंने जो पर्टिकुलर बुक्स हैं जो रिलीजन से रिलेटेड हैं उनको सेक्रेड मैं कहूँगा रखा, और उस पर उन्होंने जो है एक तरीके से कम्युनल बायस भी एक तरीके का वहाँ पर देखने को मिलता है। जब संस्कृत जो एक लैंग्वेज है वो केवल ब्राह्मण ही पढ़ रहे थे, उस बुक की इंटरप्रिटेशन भी ब्राह्मण ही कर रहे थे। तो ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ से एसोसिएट नहीं कर पाते तो आप मूव ऑन कर जाते हैं वहाँ से। तो यही हुआ उस टाइम की अवेकनिंग में भी, दो नए रिलीजन देखने को मिले, जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो ऑफकोर्स ये अथॉरिटी ऑफ वेदास को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बिलीव करते हैं अपने जो इनके रिलीजियस लिटरेचर है, दैट इज अंगा एंड उपंगाज, है ना, जो अलग अलग इनकी जो धर्म सभाएं थी या फिर असेंबलीज थी, एक तो पाटलिपुत्र में ही थी, दूसरी वल्लभी के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इन दोनों ही जगह पर इनकी जो रिलीजियस लिटरेचर उसको कंपाइल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मेगालिथ कल्चर। तो मेगालिथ कल्चर की अगर हम बात करें, ओके, मैं एक पॉज ले लेता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें मेगालिथ कल्चर की, तो पहला ऑप्शन कहता है कि बेस्ड ऑन आयरन टूल्स। तो नहीं, वो तो फिर आयरन कल्चर हो जाएगा, है ना, जो कि स्टार्ट हुआ गंगेटिक वैली से। बट माइंड यू, जैसे ना अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके की एज देखने, एक तो पहले ब्रॉन्ज एज आती है ना, ब्रॉन्ज या फिर चालकोलिथिक एज भी उसको कहते हैं, उसको सक्सीड करती है आयरन एज। बट साउथ इंडिया के अंदर डायरेक्ट आयरन एज आती है, वहाँ पर ब्रॉन्ज एज नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें
कल्चर ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटीज, तो आर्यन कल्चर या नोमैडिज्म जो है वो पेस्टोरल कम्युनिटी कहलाता है। इसका मेगालिथिक कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कल्चर एसोसिएटेड विद चालकोलिथिक सेटलमेंट, तो चालकोलिथिक सेटलमेंट से रिलेटेड वही वो कॉपर ब्रॉन्ज वाला कल्चर आपका हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो बी हो जाएगा, कल्चर एसोसिएटेड विद बरियल प्रैक्टिस यूजिंग लार्ज स्टोन्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया, ठीक है, मद्रास रीजन के अंदर, मॉडर्न डे तमिलनाडु, वहाँ पर हमें देखने को मिली बरियल साइट्स, जहाँ पर उन्होंने ना उस बरियल साइट्स के अराउंड स्टोन्स रखे हुए थे, ठीक है, अलग अलग शेप्स के, जो कि लाइक उनको अलग अलग नाम भी दिए गए थे, जैसे मनहीर या हुड स्टोन, और एक और चीज़ थी कॉल अम्ब्रेला स्टोन, ठीक है। और एक बहुत फैसिनेटिंग फैक्ट है इसके बारे में, यहीं पर आपको रॉक कट केव्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब बरियल साइट्स थे, ठीक है। तो ये था हमारा मेगालिथ कल्चर जो साउथ इंडिया में डेवलप हुआ था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विथ रेफरेंस टू मिडिवल इंडियन हिस्ट्री द टर्म इक्ता रेफर्स टू, तो हमें बताना है कि इक्ता जो है वो क्या था। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इक्ता सिस्टम की, तो ये ऑब्वियसली रिलीजियस एंडाउमेंट तो नहीं था। रिलीजियस एंडाउमेंट अगर हम मिडिवल टाइम्स की बात करें तो उसको इनाम बोला जाता था, ठीक है। और हम अगर बात करें मिलिट्री रैंक्स की, तो मिलिट्री रैंक्स जैसे ये जो है ये पर्टिकुलरली हमको मुगल टाइम्स पे देखने को मिलता है, जहाँ पे मनसबदारी सिस्टम आ गया था हमारा, और वहीं पर हमको जात और सवार करके टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली वहीं पर जो है ना मिलिट्री रैंक्स असाइन किए गए थे, जिसके बेसिस पे उनकी सैलरी डिसाइड होती थी, ठीक है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, तो मिडिवल इंडिया के अंदर बेसिकली इन्होंने जो डिवाइड किया था ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, तो सबसे बड़ा तो था इक्ता, ठीक है। और इससे आपको पता लग जाएगा कि ये लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट था इक्ता, ठीक है। तो इक्ताज यानी कि प्रोविंस, और प्रोविंस से छोटी यूनिट होती थी डिस्ट्रिक्ट, जिसको ये लोग शिक शिक करके बोलते थे। अब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो मुझे पता नहीं है। इसके अलावा जो इससे छोटी यूनिट थी वो परगन्ना यानी कि ब्लॉक आपका, और फिर छोटी से छोटी यूनिट विलेज हो जाती थी लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको डिवाइड किया था। माइंड यू ये क्वेश्चन आई गेस 2022 में हमें या 2021 में देखने को भी मिला सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है मिडिवल इंडिया में, वो उसको जो बाइफरकेट किया हुआ है, उसकी जो सेग्रीगेशन है वो किस टाइप से है, तो उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था, लार्जर टू स्मॉलर, ठीक है। तो अगर हम इक्ता की बात कर लें, है ना, तो इक्ता सिस्टम जो है वो इल्तुतमिश इक्ता सिस्टम जो इल्तुतमिश हैं हमारे, जो सक्सेसर हैं अपने कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव डायनेस्टी में, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। बेसिकली क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना सक्सेसर चुन लिया था, बट इल्तुतमिश ने उनके लड़के को डिथ्रोन करके जो है किंगशिप ली थी। उसके अलावा अब क्या होता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली आपका विरोध होगा, तो उन चीज़ों को पेसिफाई करने के लिए कुछ चीज़ें जो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस की थी, सबसे पहले तो जो तुर्कों ने चहलगानी सिस्टम है ना, चालीसा भी जिसे कहते हैं आप लोग, इसमें बेसिकली जो 40 नॉवल्स थे ना, तो उनको एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन दी गई थी। लेटर ऑन हम ये देखते हैं कि ये चालीसा जो है वो बलबन जो है इसको मानने से मना कर देते हैं, हटा देते हैं बेसिकली। और ऐसे ही और भी डेवलपमेंट्स हमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखने को मिलती है। रीज़न बीइंग ये जो ग्रुप ऑफ 40 था ये बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करता था, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था स्टेट के मैटर्स के अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड जो इल्तुतमिश है हमारे ना, उनसे रिलेटेड एक और डेवलपमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एक तो सबसे पहले इन्होंने कॉइन्स इशू किए थे, एक तो इनका जीतल था और एक था तनका। तनका वॉज बेसिकली अ सिल्वर कॉइन, ठीक है, एंड जीतल वॉज कॉपर कॉइन, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। होम द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स वाज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट आंसर रहेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो हम इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लें तो इबादत खाना बेसिकली 1575 में अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये एक इन्होंने एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा खनका या फिर एक हाउस बनाया था, जहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स आके डिस्कशन कर सकते थे, और यहीं से जो एक डेवलपमेंट निकल के आई थी उसको बोलते हैं सुलह कुल या फिर यूनिवर्सल पीस। क्योंकि एसेंशियली अगर आप देखें किसी भी रिलीजियस डॉक्ट्राइन का एंड प्रोडक्ट पीस इस्टेब्लिश करना ही है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट अकबर के टाइम की है। इसके अलावा कुछ चीज़ें अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर लें, तो बाबर जब इंडिया आए थे 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो ये अपने साथ एक टाइप की वॉरफेयर लेकर आए थे
तो वो किस टाइप की वॉरफेयर थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और इसके अलावा गन पाउडर का यूज़ भी जो है बाबर से ही स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। हुमायूं की बात करें तो इनसे एसोसिएटेड 2 बैटल्स हैं जो बहुत फेमस हैं। एक तो बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा, है ना, जहाँ पे शेरशाह सूरी इनको इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। 1539 की बात हो रही है। और ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय बाण भट्ट, ठीक है। तो बाण भट्ट ने इनमें से कौन सी किताबें लिखी हैं आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो बाण भट्ट हैं उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं। एक तो सबसे पहले, क्योंकि ये हर्षवर्धन जो आपका वर्धना डायनेस्टी या फिर सॉरी, जो वर्धना डायनेस्टी के रूलर हर्षा के कोर्ट पोइट थे। और इन्होंने खुद भी जो हर्षा थे वो प्ले राइटर थे, तो इन्होंने खुद भी 3 प्लेज लिखे थे। एक तो इनकी प्ले थी नागनंदा। एक और प्ले इन्होंने लिखी है इस रत्नावली। और एक प्रियदर्शिका भी इन्होंने एक प्ले लिखी थी। तो 3 प्लेज इन्होंने खुद भी कंपोज की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाण भट्ट की, ठीक है, तो बाण भट्ट जो है वो इन्होंने एक तो हर्षचरिता लिखी है जो बायोग्राफी है हर्षा की। इसके अलावा इन्होंने 2 और बुक्स लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, मतलब नोन है। वो ऑब्वियसली उस टाइम पर अगर कोई कोर्ट पोइट है तो उसने 2 ही किताबें तो नहीं लिखी होंगी, बट नोन जो है वो 2 हैं अभी तक जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो कादम्बरी हो गई और इसके अलावा ये एक प्ले था बेसिकली, ठीक है, पार्वती प्रणया, ठीक है। ये एक प्ले था जिसमें मैरिज दिखाई गई है पार्वती की। तो ये हो गई एक चीज़। अब हम मूव करेंगे। ओके, यहाँ पर एक बुक मेंशन है राज तरंगिनी, ठीक है, जो कि कल्हना ने लिखी है। और ये कश्मीर क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर भी इसको कहते हैं। तो कश्मीर की जो उससे पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताता है, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात करें तो आचार्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त के जो गुरु थे, कौटिल्य के नाम से भी जिनको जाना जाता है, ठीक है, तो उन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस दिए गए हैं कुछ, उनको मैच करना है प्रेजेंट स्टेट से और बताना है कि कौन से करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। ओके, तो हम इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो भिलसा ऑब्वियसली ये सिटी है, अब विदिशा जिसे कहते हैं आप लोग, तो ये एमपी के अंदर है। गिरनार फोर्ट भी है अपना गुजरात में, है ना, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सारनाथ एक बहुत फेमस साइट है, इसके बारे में हमने शायद ऊपर डिस्कस भी किया। सारनाथ बेसिकली जो है यूपी के अंदर मौजूद एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। यहाँ पर 2-3 टाइप के जो आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो सबसे पहले जो धार्मिक स्तूपा है अपना, वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चौखंडी स्तूपा भी यहीं पर है, ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट साइट्स हो जाएंगी यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर हम डिस्कस करें बुद्धा को, तो उनकी लाइफ के ना 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पहला है बर्थ, ठीक है। सेकंड है उनका रिनंसिएशन, है ना। उसके बाद थर्ड इवेंट है उनका एनलाइटनमेंट। फोर्थ इवेंट है जो फर्स्ट सेरेमन वो डिलीवर करते हैं। और फिफ्थ इवेंट हो जाता है उनका महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ सिंबल्स के थ्रू। तो जो बर्थ है ना वो एक तो बुल और फिर लोटस, ये 2 सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। अगर हम रिनंसिएशन की बात करें तो रिनंसिएशन जो है बुद्धा का, वो हॉर्स से रिप्रेजेंट होता है। एनलाइटनमेंट की बात करें तो वो बौद्धि ट्री जो है, बौद्धि ट्री से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको बताना है कि बुद्धा जो, अब सरमन की बात इसलिए भी है क्योंकि जो सारनाथ है वहीं पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन डिलीवर किया था। और इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। तो आपको बताना है कि किस सिंबल से रिप्रेजेंट करता है कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज जब भी ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं जो है उसको डिस्कस कर लूँगा। और ये रिपीट होता रहता है माइंड यू, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। अब हम बात करें अगर महापरिनिर्वाण की, तो वो जो है वो स्तूपा के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इससे भी पता लग जाना चाहिए कि जो स्तूपा है वो एसेंशियली एक बरियल साइट होती है बुद्धिज्म में, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म स्तूपा। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था स्तूपा, इसके लिए मैं पॉज दे भी नहीं रहा आपको। तो बेसिकली स्तूपा जो है एक बरियल माउंड हो जाएगा। अब हम अगर मोनेस्ट्री जो आपका विहार हो जाता है ना, रॉक कट श्राइन जो आपका चैत्याज होते हैं, ठीक है। और ठीक है,
रॉयल प्लेस तो पैलेस ही हो जाएगा। अब अगर हम एक बार डिस्कस कर लें ना अपने स्तूपा के आर्किटेक्चर को, क्योंकि प्रीवियसली स्तूपा के आर्किटेक्चर पे भी जो है क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो समझने वाली ये है कि स्तूपा में ना 4 डोर्स होते हैं, ये आपको विजिबल होंगे। ये नॉर्थ हो गया, ये वाला नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जो नॉर्थ डोर है ना वो बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा साउथ डोर है वो एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा वेस्ट डोर है सारनाथ फर्स्ट सरमन को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा ईस्ट डोर है वो महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्धा की डेथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे लगता है ये मैंने कुछ गलत कर दिया है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। जो नॉर्थ डोर है वो महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डेथ जो है एसेंशियली उसको रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ। फिर अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट फर्स्ट सरमन हो गया, और जो साउथ का डोर है वो रिप्रेजेंट करता है एनलाइटनमेंट को। ईस्ट का डोर बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस टाइप से चलती हैं, ठीक है। ये डेथ हो गई, महापरिनिर्वाण। तो ये ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ, ठीक है। ये इस टाइप से साइकिल चलता है, बर्थ देन एनलाइटनमेंट देन फर्स्ट सरमन देन डेथ, ठीक है। तो ये एक रिमार्केबल चीज़ है जो याद रखनी चाहिए। जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी स्तूप के अंदर, वो उसका अंडा होता है, अंडा यानी कि डोम, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 गेटवेज देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ऊपर एक्सिस पिलर, चैत्रास, ठीक है। एक रेलिक होती है, वेदिकाज वहाँ पर होते हैं, ठीक है। और जो आप देखते होंगे स्तूपास के अंदर ना एक राउंड्स पिलर होते हैं जिनको आप रोटेट करते हुए उनके अराउंड घूम सकते हैं, तो वो स्टोन वेदिकाज जो होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो टॉप से व्यू है और ये फ्रंट व्यू है स्तूपा का, और ये इसलिए बताया गया है आपको क्योंकि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली स्तूपा के ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। ओके, अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन इज अडॉप्टेड एट बॉम्बे इन 1942, और इसको मतलब ऑथोराइज किया था गांधी जी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है, एसेंशियली बॉम्बे रेजोल्यूशन से आता है, ठीक है। ग्वालियर टैंक रेजोल्यूशन भी बोलते हैं इसको। ये 8 अगस्त को गांधी जी ने यहाँ से डू और डाई की कॉल दी थी, और वहीं से जो है इस मूवमेंट की बिगिनिंग मानी जाती है। ऑल्दो ये एक लीडरलेस मूवमेंट रहा था क्योंकि इस कॉल के बाद ही गांधी जी को और भी जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, ये सेकंड भी ट्रू है क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही जो मास मूवमेंट थे उनको ऑथराइज करती थी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट का बैकग्राउंड देख लेना, तो हुआ क्या था अगर आप देखें, ऑर्डर ऑफ थिंग्स विच लेड टू गांधी टू टेक सच अ रेडिकल स्टेप, जहाँ पर वो कहते हैं कि करो या मरो, है ना। तो एक तो सबसे पहली चीज़ जो वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया की पार्टिसिपेशन है जो बिना हमारे कंसेंट के ले ली गई थी, जिस वजह से आप देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो रिजाइन भी कर देती है मिनिस्ट्री से, है ना। इसके अलावा अनदर इंसिडेंट जो आपका क्रिप्स प्रपोजल था, है ना, जो कि बेसिकली क्या कर रहा था, डोमिनियन स्टेटस दे रहा था। अब हम अगर बात करें तो 26 दिसंबर 1930 का जो लाहौर रेजोल्यूशन है हमारा, वहीं पर हमने फुल या फिर कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस है ना उसको अपना गोल बना लिया है कांग्रेस ने। तो उसके बाद डोमिनियन स्टेटस की एज कोई वेटेज रह नहीं जाती है जो कि ऑफर की जाती है क्रिप्स मिशन। तो ये दोनों फेल हो जाते हैं, तो बेसिकली जो नेगोशिएशंस है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड कांग्रेस मैन वो फेल हो जाती है ना। और ड्यू टू दैट जो है एक रेडिकल स्टेप उस टाइम पर रिक्वायर्ड था जो कि लिया गया, ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आए थे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली चीज़, इससे एसोसिएटेड इस पूरी सीरीज की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि पिंड है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज ये आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा टाइमिंग जो रहने वाली है इन वीडियोस की वो अराउंड 7 PM आपको मंडे टू फ्राइडे ये सीरीज आएगी। अब जो लोग थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर और बेसिकली टारगेट कर रहे हैं ग्रेड A ग्रेड B जॉब्स को, वो समझते होंगे कि जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है ना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम CDS CAPF, है ना,
देन स्टेट पीसीएस और सीएससी के क्वेश्चंस ले रहे हैं। और अगर आप ठीक से देखें तो ये जो है क्वेश्चंस और फैक्ट्स इन्हीं एग्जाम्स के में सर्कुलेट होते रहते हैं, इसीलिए घटना चक्र या पीवाईक्यू क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इन एग्जाम्स में है। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को टू बूस्ट आवर मोरल आप इसको लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल या अगले साल का प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं किसी भी ग्रेड ए ग्रेड बी एग्जाम्स का, ठीक है, क्योंकि ये हाईली बेनिफिशियल होगा उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो भी कोई क्वेरीज या सजेशंस हैं वो हमें आप कमेंट सेक्शन में या फिर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।